चल रहा है ना। देखो, कथन एवं तर्क स्टार्ट कर रहे थे हम, ठीक है। कथन एवं तर्क। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मुझे ये बात बता दीजिए कि स्टेटमेंट क्या होता है, कथन क्या होता है। भाई कथन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात हो सकती है ना। कोई भी ऐसा विषय और उस विषय से संबंधित जो कुछ भी बात हमसे कही जाएगी वो क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा। तर्क क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है। बहुत छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसको बहुत ज्यादा लोग रिलेट भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर जाते हो और मोस्टली आपके साथ होता है, आपके मम्मी हैं या पापा हैं, तो मम्मी या पापा से आप कहते हो कि हमको अपने दोस्त के यहाँ जाना है। तो वहां पे दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी मम्मी कहेंगी कि हाँ ठीक है चले जाओ, हाँ ठीक है चले जाओ। दूसरी बात क्या हो सकती है, या फिर वो कहेंगे कि नहीं नहीं जाना है। अब बात ये आती है कि अगर उन्होंने कहा कि हाँ चले जाओ तो सही है, आराम से चले गए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि नहीं जाना है तो फिर आप तुरंत ही पूछते हो क्यों नहीं जाना है। ऐसी स्थिति में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपकी माताश्री आपको ये बताएंगी कि क्यों नहीं जाना है का कारण क्या है, और नहीं तो जो अक्सर होता है वो ये होगा, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। अब तर्क की अगर हम बात करें, आपसे अभी मैं कहूं कि भाई ये पंखा चला लिया जाए, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ चला लिया जाए, जिन्हें गर्मी लग रही होगी। कुछ लोग कहेंगे नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होगी। अब बात ये आती है कि हाँ वालों की हाँ मानी जाए या फिर ना वालों की ना मानी जाए। तो कुछ ऐसा तो जरूर होगा जिससे जो है हम सार्वभौमिक तौर पर उत्तर दे सके। अब आप एक बहुत बड़े फ्रीजर के अंदर बैठ के ये कहें कि नहीं फर्राटा चलाओ, हमको गर्मी लग रही है। फर्राटा को टेबल फैन को बोलते हैं। आप कहें कि हमको गर्मी लग रही है, तो वो सार्वभौमिक होगा या गलत होगा? गलत होगा। एक तो आप ऑलरेडी फ्रीजर में बैठे हो, आपके साथ जो बैठे हैं वो बेचारे कप रहे हैं, उन्हें ठंड लग रही है, फिर आप कह रहे हो कि फर्राटा चला दो, तो ये गलत होगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि आपके साथ मोस्टली होता गलत ही है, क्योंकि आप कहते हो कि भाई हमें जाना है और आपको कभी भी उसके पीछे का कारण बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है। तो कथन और तर्क को अगर हम साधारण से शब्दों में समझना चाहें तो पहले तो ये जान लीजिए कि कथन जो है वो एक स्टेटमेंट होता है, किसी भी तरह से किसी भी विषय से संबंधित एक छोटी सी जानकारी, और आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए। आपसे कहेगा कि क्या पंखा चलाना चाहिए, या फिर आप अपनी मम्मी से पूछोगे कि क्या हम चले जाएं अपने दोस्त के यहाँ। दो उदाहरण हमने ले लिए। फिर इसके बाद आती है मेरे लाल तर्क की। सारा जो खेल है वो तर्क का है, सारा जो खेल है वो तर्क का है। यानी कि तर्क में वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो बच्चे पहले तो आप ये समझ लो कि तर्क देते समय मोस्टली दो तरह की अप्रोचेस का यूज किया जाता है। पहली ये कि समस्या का समर्थन, और दूसरी ये कि जब हम समस्या के विरोध में कुछ कह रहे हो, समस्या के विपरीत कुछ कह रहे हो। यानी हमसे कहा गया कि भाई फैन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमसे कहा गया कि पंखा चल रहा है या पंखा चलाना है, ठीक है। पंखा चलाना है, आपने कहा हाँ चलाना है, हमने कहा ठीक है चला लो। आपने कहा नहीं चलाना है, नहीं चलाना है। पंखा चलाने के लिए मैंने अगर आपसे कहा है, आपने उसका समर्थन किया, तो इसका मतलब ठीक है। अगर आपने विरोध किया तो भी ठीक है, तब तक ठीक है जब तक आप उसके पीछे का कारण नहीं बता देते। रियल लाइफ में मोस्टली ये होता है, जैसे आप किसी से पूछते हो कि भाई तुम्हारी शक्ल हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, दो बॉडी की गंदी शक्ल है तुम्हारी, तो मोस्टली क्या होता है, अभी वैसे जैसे ये भैया बैठे हुए हैं, इनसे कहते हैं तुम्हारी शक्ल मुझे नहीं पसंद आ रही, बिल्कुल भी घिन आ रही है मैं तुम्हारे चेहरे पे।
तो कायदा ये कहता है कि होता ये है कि ये कहते हैं हाँ तुम्हें हमारी नहीं पसंद, हमें तुम्हारी खुद नहीं पसंद, तुम हमारी शकल जो है थू कर रहे हो, हम तुम्हारी शकल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये होता है। शायद कायदा ये कहता है कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं या मुझसे कोई ये कहता है कि भैया आपकी शकल मुझे नहीं पसंद आ रही है, तो मैं शालीनता के साथ उससे कहूं धन्यवाद, लेकिन मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही है। कृपया आप बताने का कष्ट करें। अगर आपने ये कहा मेरा मन नहीं पसंद आ रही है, तो तुमको गिरा के मारेंगे वहीं, या फिर आपको भी यही करना चाहिए। लेकिन अगर आपने बता दिया कि ऐसा है ना सर, जैसा एक सामान्य व्यक्ति का चेहरा होना चाहिए उससे थोड़ा हटके है आपका, थोड़ा सा जानवर वाला शेड आ रहा है, थोड़ा सा राक्षसी लग रहा है, थोड़ा सा सुअर टाइप का भी लग रहा है, चेहरे की जो आपकी बनावट है वो समझ में नहीं आ रही है कि इंसान की है या राक्षस की है या जानवर की है। और ये हमें ही नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत तो आपको कुछ भी लग सकता है ना, ये हमें ही नहीं, क्लास के ऑलमोस्ट बच्चों को ये लग रहा है। तो अब ये वो विषय नहीं रह गया, अब ये विचारणीय विषय बन गया कि यार मुझे शीशा देखने की जरूरत है कि आखिर किसी बच्चे ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। अभी मैं कहूं कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कालिया की तरह लग रहा है, तो गुस्सा नहीं होना है। हो सकता है मैंने कुछ लगा लिया हो चेहरे पे, इस वजह से सामने वाले ने ऐसा कहा। लेकिन अगर उसका तर्क गलत साबित हुआ या उसने अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए ऐसा कहा है, व्यक्तिगत संतोष समझ रहे ना, जैसे किसी को गाली देना, एब्यूज करना, ये क्या हो गया, व्यक्तिगत संतोष हो गया। उसके लिए अगर कोई काम कह रहा है जिसको कहते हैं पर्सनल सेटिस्फैक्शन, तो बेटा अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए तुमने मुझे कहा है कि आपकी शक्ल सुगर जैसी लग रही है, तो मुझे भी ये अधिकार मिला है कि अगर आपने मुझे सुअर कहा तो मैं उससे भी अच्छा आपको कुछ कहूं। तो एक बात यहां से कंक्लूसिव तौर पर निकली कि कथन में आपसे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी कहा जाए, आपको तर्क देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो तर्क जो है हाँ या ना में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो समर्थन करे या फिर आपका जो है विरोध करे, लेकिन उस समर्थन के या विरोध के, तो समर्थन के लिए हम तर्क में क्या यूज करते हैं, हाँ, और विरोध के लिए हम क्या यूज करते हैं, नहीं। जैसे हमने कहा कि खाना खाओगे, तो आपने कहा हाँ खाएंगे। अब हाँ खाएंगे तो मतलब आपको भूख लगी होगी, हाँ हम खाएंगे, हमें भूख लगी है, सही है। फिर आपसे कहा क्या खाना खाओगे, आपने कहा नहीं, मन नहीं है। मन क्या होता है, भूख नहीं है, लॉजिकल है, अभी खाया था, भूख नहीं है, लॉजिकल है, खाना अच्छा नहीं बना है, लॉजिकल है, मन नहीं है, ये क्या है। तो फिर 2 चमेट लगाओ और मन बनाओ उनका और खिलाओ, ठीक है। तो हाँ का मतलब हो गया कि जब तार्किक रूप से जो है आप जो भी बात कह रहे हो उसको सही बोलो, और अगर नहीं कह रहे हो उसके पीछे की भी कारण अगर आपको सही लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हम नहीं खाना खाएंगे, आपसे पूछा गया भाई क्यों नहीं खाओगे, घुइयां की सब्जी बनी है और घुइयां की सब्जी हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाई, हमें नहीं पसंद है। ये तार्किक है, क्योंकि आपने कभी नहीं खाई, आज नहीं खा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम यहां छोड़ के सब जगह खाते हो और यहां नहीं खा रहे हो, ये अतार्किक है, अतर्क संगत है, ठीक है। और सिंपल सा फैक्ट है। तो हमने ये समझ लिया कि तर्क देते समय हमें 2 अप्रोचेस मिलती हैं, हाँ या ना। तो हमें जज हाँ या ना से नहीं करना है। ये कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, अब ये कुत्ता भौंक रहा है, इसे भौंकना चाहिए। मैंने पूछा क्या इस कुत्ते को भौंकना चाहिए, आपने कहा हाँ, तो बेटा ठीक है, हमें बुरा नहीं लग रहा है कि इसे भौंकना चाहिए, भले इसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है लेकिन इसको भौंकना चाहिए, ये मैंने मान लिया। लेकिन अब आप मुझे बताओ इसे क्यों भौंकना चाहिए। अगर आपने कहा कि नहीं उसका मन कर रहा होगा तभी भौंक रहा है, ये गलत है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ये कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति वहां से गुजर रहा हो जिसे नहीं गुजरना चाहिए, या एक नेगेटिव एलिमेंट को देख करके भौंक रहा है, तो गलत नहीं होगा। अब मैंने पूछा क्या कुत्ते को भौंकना चाहिए, आपने कहा नहीं, क्लास चल रही है और चाहे कोई घर में घुस जाए इस कुत्ते को नहीं भौंकना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। फिर
हालांकि आपकी बात का ये सपोर्ट कर रही है, कुत्ता भौंके, आपने कहा ना भौंके, सही है, इससे हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन ये उसका जो नेचर है उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि कथन और तर्क में जब हम तर्क दे रहे होते हैं तो भैया कॉपी पेन अपने तैयार कर लीजिए, और मैं बहुत शॉर्ट में लिखाऊंगा आपको कि तर्क देते समय कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि कौन सा तर्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं बेटा, आपको पता होगा कि तर्क जो है दो तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रबल तर्क यानी सॉलिड आर्ग्यूमेंट, और दूसरा होता है निर्बल तर्क यानी वीक आर्ग्यूमेंट, है ना। तो एक तरफ हमने लिख लिया प्रबल तर्क और एक तरफ हमने लिख लिया निर्बल तर्क। तो हमने यहां पे सबसे पहले लिखना है सार्वभौमिक, व्यवहारिक, लिख लीजिए सार्वभौमिक, व्यवहारिक, और तार्किक। दूसरा, इसे समझेंगे पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कहा गया है कि सार्वभौमिक क्या है। बेटा सार्वभौमिक को हम कहते हैं यूनिवर्सल। ऐसे क्वेश्चंस जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, सूर्य का पूर्व से उगना और पश्चिम में अस्त होना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, चंद्रमा का पृथ्वी की परिक्रमा करना, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, यानी कि सार्वभौमिक सत्य हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सूर्य पूर्व में उगता है तो अमेरिका वालों के लिए सूर्य पश्चिम में उगता है, नहीं, ऐसा नहीं है, सेम है, जहां उगता है वहीं अस्त होता है, ये सेम चीज है। तो बेटा सार्वभौमिक समझ में आ गया। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। ऐसे स्टेटमेंट्स जो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, वो हमारे प्रबल तर्क कहलाते हैं। व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक का मतलब होता है, वैसे तो व्यवहार को हम क्या कहेंगे, रिलेशनल, भाई संबंधित बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक को हम और एक्सप्लेन करेंगे तो एक सिंपल से वर्ड में समझ लीजिए कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कहें कि पंखा चलाओ, अगर सबको गर्मी लग रही है पंखा चलाना ठीक है, ये व्यवहारिक हो गया। लेकिन एक को गर्मी लग रही है बाकी सब कप रहे हैं और पंखा चलाना, ये व्यवहारिक नहीं है, ये अतार्किक हो गया। अगर किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचे और अन्य को हानि पहुंचे, ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो व्यवहारिक का मतलब होता है सर्व जन के लिए किया जाने वाला वो काम जो सबके लिए ठीक हो, वो व्यवहारिक काम होगा। तार्किक का मतलब बेटा क्या हो गया? तार्किक देखो एक वर्ड और पूरा का पूरा लेके चलता है। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल, यानी कि ऐसा ना हो कि आप बिना वजह की बात कह रहे हो, भाई पंखा चलाओ हमको गर्मी लग रही है, बाकी कोई मर रहा है मर जाए, ये क्या तार्किक होगा? नहीं। टेम्परेचर ठीक ठाक स्तर का है और जिन लोगों को गर्मी नहीं भी लग रही है, औसत तापमान में हमको ये पंखा चला लेना चाहिए, क्योंकि इस तापमान पे गर्मी लगना जायज है, और अगर इन्हें नहीं लग रही है तो इनके साथ कोई समस्या है। ये तार्किक बात हो गई। आपने कहा कि नहीं हमारा मन है पंखा चलाओ, ये गलत हो गया। लेकिन 50 डिग्री टेम्परेचर पे पंखा चलना या फिर एसी चलना जायज है और चलाया जाना चाहिए। अब इनको नहीं चलवाना है तो ये गलत बात हो गई ना। बहुत छोटा सा उदाहरण समझिएगा। जिम जाते हैं आप, जिम में कई जिम में एसी लगी होती है और वहां पे कई लोग ऐसे आते हैं जो जिम अच्छी जानते हैं, वो कहते हैं कि पसीना निकलना बहुत जरूरी है, एसी चलेगी तो स्वेटिंग नहीं होगी, पसीना नहीं निकलेगा। अब वो कहते हैं कि एसी बंद कर दो। तो यार बहुत सारे ऐसे व्यक्ति वहां पे होंगे जो केवल एसी के चक्कर में ही उस जिम में आए होंगे। अन्य जिम भी ऐसी होंगी जहां एसी नहीं होगी, केवल पंखा ही होगा। बात समझ रहे हो? तो वो केवल जिम के एसी के चक्कर में ही जिम आए होंगे, तो क्या गलत नहीं हो जाएगा?
वो सबके हिसाब से सही नहीं है। तार्किक बात अगर आप कह रहे हो तो वो मान्य होगी, और उसका ये हो सकता है कि भैया तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां पे एसी की हवा ना आ रही हो, या हैवी वर्कआउट कर लो तो और ज्यादा पसीना निकलना शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको कि सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है वे स्टेटमेंट्स जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद में व्यवहारिक, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद में तार्किक। तो ये इस तरीके के अगर स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, सही माने जाएंगे। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा लिखिएगा विश्लेषित सत्य। अभी इसे मैं समझा दूंगा। विश्लेषित सत्य, और बेटा विश्लेषित का मतलब क्या होता है, देखो विश्लेषण एनालाइज से बना हुआ है। विश्लेषण किससे बना है, एनालाइज से। और विश्लेषण का मतलब यह होता है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को या किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके ऑब्जर्वेशन हो जाने के बाद में हम कहते हैं कि ये सही है। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन करने का अधिकार किन किन लोगों को है? सरकार को, लिखिए कौन कौन है, फिर मैं और बताता हूं इसके बारे में। सरकार को, यहां पे पहला आ जाएगा आपका सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संवैधानिक निकाय, ये है बेटा। कहते हैं कि विश्लेषित सत्य होना चाहिए, यानी आपका जो लॉजिक है, जो आप तर्क दे रहे हो, वो अगर एक विश्लेषित सत्य है। विश्लेषित सत्य का मतलब होता है बेटा कि वो सत्य जिसे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं देता है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस वो देता है, उसे सही माना जाएगा। जैसे कि सरकार, क्या जो सरकार निर्णय लेती है वो अकेले नरेंद्र मोदी बैठे, नरेंद्र मोदी जी जो है रात में सोए आराम से, और उसके बाद में जो है अचानक से उनके दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं यार ऐसा करते हैं, कल से सारे लड़कों की शादी की जो आयु है वो 50 साल कर देंगे, पहले वो नौकरी करे, पैसा कमाए, फिर शादी करें। तो क्या ये सही होगा? ना होता है ऐसा। वो अगर सोच लेते हैं तो ठीक है, यहां तक ठीक है। उसके बाद उन्हें वो सदन में या जहां से भी पारित होगा, सबकी सहमति के बाद ही वो नियम बनेगा ना। तो गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा आदेश आता है तो वो वन हैंडेड नहीं होता है, वो सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय होता है, यानी सरकार को हम उसमें रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी जज जो फैसला सुनाता है वो फैसला वो पूर्व केसेस के आधार पर सुनाता है या फिर नियमों के दायरे में सुनाता है, तो ये सही है। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र में भी एक व्यक्ति मिलकर के कोई निर्णय नहीं लेता है, बहुत से व्यक्ति होते हैं मिलकर के निर्णय लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं होते हैं। संवैधानिक निकाय, ये कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप है जो पब्लिक के लिए काम करता है, तो वो पब्लिक वेलफेयर में कोई डिसीजन लेगा तो वो सही माना जाएगा। अन्य सर्वोच्च प्राधिकरण, मान लीजिए एक कोचिंग है जहां आप पढ़ते हो और इस कोचिंग में मैं कल से ये आदेश कर दूं कि भाई आपको आईडी कार्ड के बिना नहीं बैठने देने, है ना। व्यक्तिगत निर्णय है लेकिन ये सबके हित में है और इसके पीछे का तर्क भी सही है, तो ये निर्णय हम बैठ के ही लेंगे, और चूंकि ये आपके हित में है तो ये बिल्कुल सही माना जाएगा। यानी कि अन्य सर्वोच्च प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। तो यहां पे आपने विश्लेषित सत्य लिख लिया है, और तीसरा आप लिखना शुरू करिए अनुभवी सत्य पर आधारित तर्क। अनुभवी
अब अनुभवी सत्य आपको कहां से प्राप्त होते हैं? आपके पिता से, आपके शिक्षक से, आपके दादाजी से, या और सम्मानित व्यक्ति जो आपसे बड़े हैं, या फिर एक होता है आयु में बड़े और दूसरा पद में बड़े या ज्ञान में बड़े। तो वो जो भी बातें आपसे कहते हैं वो सब अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं। जैसे मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे बताऊं तो एक समय पे मुझे भी ये लगता था कि जो सामने वाला व्यक्ति इतना ज्ञान दे रहा है तो सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि वो किस स्तर पे है। लेकिन ये बहुत गलत होता है। अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है तो इसका ये बिल्कुल भी जज मत करिए कि वो किस लेवल पे है। ये बात जरूरी है कि आप तय कर लें कि किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। लेकिन एक बार ये तय कर लेने के बाद में उसकी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो स्थितियों में ही बातों को बता सकता है, या तो वो उसने कहीं से सुनी हो और या फिर वो उसका व्यक्तिगत अनुभव हो। तो ना तो आपके लिए व्यक्तिगत अनुभव बुरा है, जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर आप सही समय पर सही आयु में नहीं सुधरते हैं, या फिर नहीं पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, या अपने काम को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, तो आप बहुत बुरी तरह से फेल होंगे। अगर मैं इसको आपसे शेयर करता हूं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको उस फेलियर से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपको वो नॉलेज मिल रही है। या फिर मैंने कहीं पे सुना है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप फेल होंगे, आपको ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, ये तरीका होता है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसे भी आपको सुन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने किसी और के अनुभव से सीखा है और उसका अनुभव मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ये चीज होती है। तो यहाँ पे अनुभवी सत्य जो आपसे सीनियर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अब अगर किसी का अनुभव ये रहा है कि कोई एक थप्पड़ तुम्हारे मारे तुम चार उसके मार दो, है ना, तो ये अनुभव में तय कर लीजिए कि क्या ये अनुभव जो है वो तार्किक है या नहीं है। थोड़ा सा धैर्य के साथ में उत्तर दीजिए। व्यक्तित्व सभी का विशेष होता है और समान होता है, क्योंकि हमें शिक्षा समान मिलती है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट लगभग समान होता है। तो हम तय कर सकते हैं कि कौन सा कृत्य मानवीय है और कौन सा कृत्य अमानवीय है। और अगर इतना हम तय कर सकते हैं तो हम फिर तर्क आराम से और आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगला लिखिए। मान लीजिए आपसे एक समस्या दे दी गई, कहा गया कि क्या ये बिगड़े हुए पंखे को उतार लेना चाहिए। तो चौथा हम लिखने जा रहे हैं, आपसे कहा गया है कि क्या हमें इस बिगड़े हुए पंखे को उतार लेना चाहिए। अब बाई चांस आपसे ये बोला गया कि क्या हमें बिगड़े हुए पंखे को उतार लेना चाहिए, तो भैया आपके दिमाग में यही है कि हाँ उतार लो, सही करवा के फिर टांग देंगे, या फिर आएगा कि नहीं हम क्यों उतारें। तो एक वर्ड आता है एक तरीका, आपको बहुत मिलेगा ये। जैसे किसी भी समस्या का हल करने का, उसको हल करने का एक तरीका है ये। अगर ये कहा गया है आपसे, कहते हैं कि इस समस्या को हल करने का ये एक तरीका है, तो एक तरीका वर्ड जो होता है वो तर्क को सही बनाने का प्रयास करता है। लेकिन ये देख लीजिएगा कि क्या वो तार्किक है या फिर नहीं है, वरना जिसमें एक तरीका वर्ड दिया होगा वो मोस्टली क्या होता है, सही होता है। देखिए आज की क्लास में हम इतना ही रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्रबल तर्क में है, अभी इसमें भी कुछ चीजें और हैं जो हम ऐड ऑन करेंगे। इसकी प्रैक्टिस जब होगी तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन बात अभी इतनी है कि इन चीजों को आप बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ें और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें कि उस शब्द में है क्या। अगर उस शब्द का अर्थ आपने समझ लिया कि ये क्या है और क्यों है, तो कथन एवं तर्क जैसा अध्याय या फिर इससे जुड़े और भी अध्याय आपको कठिन नहीं लगेंगे। और इसमें बिल्कुल काम माइंड होकर के, शांत दिमाग होकर करके जो है अपना उत्तर देने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दी करेंगे तो फिर आंसर गलत होगा। वेटेज एनालिटिकल सेक्शन का आज के टाइम में सबसे ज्यादा होता है रीजनिंग में, तो आप इस पार्ट को जो है रीजनिंग के बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगली क्लास में